1917 की ठंडी सर्दी। दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य अपने अंतिम मोड़ पर खड़ा था। रशियन एम्पायर, एक ऐसा राज्य जो लगभग दुनिया की जमीन का 1/6 हिस्सा कवर करता था। सदियों तक इसने क्रांतियां, हमले और राजनीतिक तूफान झेले थे। बाहर से देखा जाए तो सब कुछ शानदार लगता था। शाही जुलूस, बर्फ से ढके महल और सोने से चमकते कैथीड्रल्स। लेकिन इस चमक के नीचे एक खामोश सच छुपा था। एम्पायर की बुनियाद धीरे धीरे टूट रही थी। इस साम्राज्य के बीच में था रोमनोव डायनेस्टी, एक शाही परिवार जिन्होंने रशिया पर 300 साल से भी ज्यादा राज किया। उनका शासन शान और शक्ति का प्रतीक था, लेकिन साथ ही गहरी असमानता और बढ़ते गुस्से का भी। और इसी कहानी का अंत होने वाला था मॉडर्न हिस्ट्री की सबसे रहस्यमयी और डरावनी रातों में से एक पर। रोमनोव डायनेस्टी की कहानी शुरू होती है 1613 में, जब एक युवा नोबलमैन माइकल रोमनोव को एक नेशनल असेंबली ने जार चुन लिया। रशिया उस वक्त टाइम ऑफ ट्रबल्स नाम के एक भयानक अशांत दौर से निकल रहा था। माइकल की गद्दी पर बैठने के साथ ही एक नई कहानी शुरू हुई, एक ऐसी कहानी जो रशिया को एक बिखरे हुए मिडीवल देश से एक महान इंपीरियल पावर में बदलने वाली थी। अगले कुछ सदियों में रोमनोव शासकों ने रशिया को विजय, सुधार और भव्य आर्किटेक्चर के जरिए नए रूप में ढाल दिया। नेवा रिवर के किनारे बड़े बड़े महल खड़े होने लगे, कैथीड्रल्स सोने के पत्तों और आइकन्स से चमकने लगे, और एक नया शहर उभर कर सामने आया, सेंट पीटर्सबर्ग। यह सिर्फ एक शहर नहीं था, ये इंपीरियल एम्बिशन का एक जीता जागता प्रतीक था। इस शहर को बनाया था एक आदमी ने जिसे हिस्ट्री पीटर द ग्रेट के नाम से जानती है। पीटर रशिया को यूरोप की तरह मॉडर्न बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बाल्टिक सी के किनारे एक नई राजधानी बनाई। दलदल और मार्शलैंड को पत्थर और महलों में बदल दिया गया। सेंट पीटर्सबर्ग धीरे धीरे किनाल्स और नियो क्लासिकल बिल्डिंग्स से भर गया, बिल्कुल एम्स्टर्डम, वेनिस और पेरिस की तरह। हर महल, हर बुलेवार्ड, हर कॉलम एक ही मैसेज देता था, रशिया अब दुनिया की सबसे बड़ी शक्तियों में शामिल हो चुका है। समय के साथ रोमनोव डायनेस्टी और भी पावरफुल होती गई। कैथरीन द ग्रेट के शासन में एम्पायर अपने शिखर पर पहुंच गया। कला, साहित्य और कल्चर को बढ़ावा मिला। महलों के इंटीरियर्स इतने शानदार थे कि लोग उन्हें वर्साय से कंपेयर करते थे। लेकिन इस शान के पीछे एक कठोर सच था। रशिया की अरिस्टोक्रेसी शानदार जिंदगी जी रही थी, जबकि लाखों किसान सर्फडम के बोझ तले जी रहे थे। एक तरफ अपार दौलत, दूसरी तरफ गहरी गरीबी, और यही असमानता धीरे धीरे एक खामोश आग बन रही थी। 19वीं सदी तक रशिया के शहरों में नए बदलाव शुरू हो चुके थे। फैक्ट्रियां खड़ी हो रही थीं, रेलवे लाइंस हजारों किलोमीटर तक फैल रही थीं, और लाखों किसान अपने गांव छोड़कर शहरों की तरफ आ रहे थे। इंडस्ट्रियलाइजेशन ने नए मौके दिए, लेकिन साथ ही नए संघर्ष भी। भरी हुई टेनेमेंट्स, कम तनख्वाह और लंबे काम के घंटे। लोगों का गुस्सा बढ़ने लगा, खासकर उस एरिस्टोक्रेटिक एलीट के खिलाफ जो महलों में रहकर इन मुश्किलों से बिल्कुल दूर थी। इसी दौरान रेवोल्यूशनरी आइडियाज भी रशिया तक पहुंच गए। यूरोप में फैल रहे सोशलिज्म और एनार्किज्म के विचार स्टूडेंट्स और इंटेलेक्चुअल्स को प्रेरित करने लगे। शुरू में ये ग्रुप्स छोटे और गुप्त थे, लेकिन फिर 1881 में कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरा एम्पायर हिल गया। सेंट पीटर्सबर्ग की एक बर्फीली सड़क पर एक धमाका हुआ और जार अलेक्जेंडर II की हत्या कर दी गई। उन्हें एक रेडिकल ग्रुप पीपल्स विल ने बॉम्ब से मार दिया। आयरनी ये थी कि अलेक्जेंडर II को एक रिफॉर्मर माना जाता था। उन्होंने 1861 में सर्फडम खत्म कर दी थी, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये रिफॉर्म्स काफी नहीं थे, और कुछ के लिए बहुत ज्यादा। इस घटना के बाद रोमनोव कोर्ट और भी सख्त हो गया। अलेक्जेंडर III ने सेंसरशिप बढ़ा दी, सीक्रेट पुलिस को मजबूत बनाया और एक डॉक्ट्रिन को प्रमोट किया, ऑर्थोडॉक्सी, ऑटोक्रेसी और नेशनैलिटी। कुछ समय तक सब कुछ स्टेबल लगने लगा, लेकिन अंदर ही अंदर तूफान तैयार हो रहा था। 1894 में अलेक्जेंडर III की मौत के बाद गद्दी संभाली उनके बेटे निकोलस II ने। उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 26 साल थी। निकोलस एक शर्मीले और धार्मिक आदमी थे। उनका मानना था कि जार का राज करना भगवान की इच्छा है।
लेकिन वही विश्वास उन्हें उस पॉलिटिकल तूफान के लिए तैयार नहीं कर पाया जो रशिया की तरफ बढ़ रहा था। उनके शासन की शुरुआत ही एक भयानक ट्रेजेडी से हुई। 1896 में मॉस्को में कोरोनेशन सेलिब्रेशन के दौरान खुदिंका फील्ड पर हजारों लोग गिफ्ट्स लेने के लिए इकट्ठा हुए। अफवाह फैल गई कि गिफ्ट्स खत्म हो रहे हैं। लोग भागने लगे और कुछ ही पलों में भीड़ ने सब कुछ कुचल दिया। 1000 से ज्यादा लोग मारे गए। ये डिजास्टर निकोलस के रूल पर एक बुरा साया बन गया। इसी दौरान निकोलस की पर्सनल लाइफ एक फेरी टेल जैसी लगती थी। उन्होंने एक जर्मन प्रिंसेस अलेक्जेंड्रा फेडोरोवना से शादी की। दोनों त्सार्स्कोए सेलो के अलेक्जेंडर पैलेस में रहने लगे। यहाँ रोमनॉफ परिवार अपने 5 बच्चों के साथ रहता था, 4 बेटियां और एक बेटा एलेक्सी। तस्वीरों में सब कुछ एक खुश परिवार जैसा लगता था, लेकिन इस खुशी के पीछे एक भयानक राज था। एलेक्सी को एक जेनेटिक बीमारी थी, हीमोफीलिया। इस बीमारी में खून जल्दी जमता नहीं था। छोटी सी चोट भी जानलेवा हो सकती थी। अपने बेटे को बचाने के लिए निकोलस और अलेक्जेंड्रा ने हर जगह मदद ढूंढी और इसी तलाश ने उन्हें मिलाया एक अजीब और रहस्यमयी आदमी से, एक वॉन्डरिंग मिस्टिक, ग्रिगोरी रास्पुतिन। रास्पुतिन का इंपीरियल कोर्ट में आना जल्द ही रशिया भर में अफवाहों और स्कैंडल्स का कारण बन गया। और जब तक लोग समझ पाते कि क्या हो रहा है, एम्पायर के नीचे की जमीन हिल चुकी थी। महलों पर अब भी बर्फ चमक रही थी, इंपीरियल गार्ड्स अब भी परेड कर रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर रशिया अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका था जहां से वापस लौटना मुश्किल था। अगले कुछ सालों में पॉलिटिकल गुस्सा, सामाजिक असमानता और पर्सनल ट्रेजेडीज एक साथ टकराएंगी। और फिर एक रात आएगी, एक ऐसी रात जो रोमनॉफ डायनेस्टी की कहानी को हमेशा के लिए खत्म कर देगी। रशियन एम्पायर अब टूटने के बिल्कुल करीब था।